भूमनपुर नामक एक गांव में राजू नामक एक धोबी और उसकी बेटी रेखा रहते थे। हर रोज वो दोनों गांव के लोगों के कपड़े को धोने नदी के किनारे जाते थे। वहां वो कपड़े धो के सुखाते थे और तब सूखे हुए कपड़ों को उनके घर ले जाते थे। राजू उन कपड़ों को इस्त्री करता था और रेखा इस्त्री किए हुए कपड़ों को तय करती थी। तब जिनको जो कपड़े लौटाना है उन्हें अलग अलग जमा करती थी। ऐसे हर दिन वो मेहनत करके पैसे कमाते थे और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नदी के किनारे जब राजू अपनी बेटी के साथ कपड़े धो रहा था, तब एक भूत उन्हें देखना शुरू करती है। न जाने मैं कब ऐसे कपड़े पहनूंगी। ऐसे उन कपड़ों के पास जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाती है। तब क्या मैं इस कारण इन कपड़ों को पकड़ नहीं पा रही हूँ कि मैं एक भूत हूँ? ऐसे सोचकर राजू की बेटी रेखा की ओर देखती है। बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस जाती है। घुसने के तुरंत बाद लाल लहंगा और जैकेट मौजूद जगह को भाग के जाती है और हाथों में कपड़ों को पकड़ के बहुत खुश हो जाती है। बेटी को ऐसे अजीब तरह से पेश आते देख राजू कहता है, हाँ क्या हुआ तुम्हें रेखा? वहाँ खड़ी हो, बहुत सारा काम है, चलो। लेकिन रेखा में भूत घुसने के कारण वो कुछ नहीं कहती है। तब राजू उसके पास जाता है। रेखा गुस्से से अपनी पिता की ओर बड़ी आंखों से और लंबी नाखून के साथ देखती है। उसे ऐसे देख उसके पिता डर जाते हैं। पापा, मुझे ये अच्छा लगा है और मैं यही पहनूंगी, ऐसे कह के वहां से चली जाती है। रेखा को ऐसे देख उसके पिता डर डर के घर धीरे से सारे कपड़े लेके पहुंचते हैं। तब तक रेखा वहां उसको जो कपड़े पसंद आए वो सारे पहन के तैयार होती है। अपने आप को वो सुंदर कपड़े पहने हुए आईने में देख बहुत खुश हो जाती है। हम सबको वो दिखने में रेखा थी, मगर उसको उसकी असली रूप एक भूत के ही रूप में दिखती थी। और ऐसे ही हर रोज आए हुए कपड़ों में अपने पसंदीदा कपड़े चुनकर उन्हें पहन के तैयार होके अपने आप को आईने में देख खुश होती थी। दिन प्रतिदिन उसका तैयार होने की चाहत बढ़ती जाती है। राक्षस की तरह अपनी बेटी का व्यवहार देख राजू परेशान होता था, मगर अपनी बेटी की सच्चाई को किसी से कह भी नहीं पाता था, और अगर कहा भी तो वो ये सोच के डर जाता था कि उसका नतीजा क्या होगा। एक दिन जब गांव के जमींदार राजू को धोने के लिए कपड़े लेने के लिए बुलाते हैं, तो राजू वहां जाता है। कपड़े लेके जब राजू वापस घर पहुंचता है तो सारे कपड़े बाहर निकालता है। तब रेखा उन कपड़ों के पास आके उसमें पीली रंग लहंगा और लाल जैकेट लेके वहां से चली जाती है। जब राजू को कपड़े लौटाने का समय आया तो वो देखता है कि उसमें पीली लहंगा और लाल जैकेट नहीं है। तब वो सोचता है कि जरूर ये रेखा के ही पास होगा। रेखा के कमरे में जाके देखने पर वो उन्हीं कपड़ों में तैयार होके आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखते ही रहती है। आईने में भूत का डरावना चेहरा देख राजू डर के मारे चिल्लाता है, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू उसके ऐसे पूछने पर कांपते हुए कहता है, अम्मा, आपने जो कपड़े पहना है वो जमींदार के बेटी की है। इनको आज उन्हें लौटा देना है, कृपया उन कपड़ों को दे दो। हाँ? क्या? कपड़े? बिल्कुल नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। ऐसे कपड़े उनके पास बहुत होंगी, अगर आप अभी इन कपड़ों को वापस कर देंगे तो और भी कपड़े लेके आऊंगा। अब अगर मैं इन कपड़ों को नहीं लौटाऊंगा तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वापस कर दो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। हा हा हा,
सही पहचाना। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। ऐसी और कपड़े हैं? हाँ, बहुत सारे। तो फिर इन कपड़ों की मुझे क्या जरूरत? ऐसे कहकर उन कपड़ों को वहां छोड़ के हवा में उड़ के गायब हो जाती है। ये जान के जमींदार की बेटी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, वो सीधा उनके ही घर पहुंच जाती है। अच्छे कपड़ों के लिए सारे कमरे छान मारती है। उस घर में मौजूद जमींदार के परिवार वासियों को राजू की बेटी का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता है। जमींदार की बेटी अपने पिता को बुला के कहती है, पापा पापा, राजू की बेटी रेखा बहुत अजीब तरह से पेश आ रही है। ऐसे कहते ही वो वहां जाकर कहता है, ए लड़की, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जमींदार के ऐसे कहने पर क्रोधित होके रेखा जोर से चिल्लाते हुए अलमारी को उठा के उन पर फेंक देती है। सभी डर जाते हैं और जो कुछ भी वो मांगती है उसके सामने रख देते हैं। रंग बिरंगी कपड़े, जेवर, चूड़ियां, सब। हाँ, आओ आओ, मुझे तैयार करते हुए मेरी सेवा करो, आओ। सभी डर के मारे उसके आदेश का पालन करते हैं। उसे तैयार करके उसके सामने ही एक बड़ा आईना भी रखते हैं और सभी उसके पास नीचे बैठ जाते हैं। तभी उसके पिता राजू कपड़ों के साथ जमींदार के घर पहुंचता है। राजू को देख जमींदार गुस्सा होके उस पे चिल्लाने लगता है। वो देख रेखा उसकी शक्तियों का उपयोग करके जमींदार को नीचे गिराती है। क्रोध में पागल होकर सारा सामान जोर जोर से नीचे गिराती रहती है। वहां मौजूद सभी को एकदम डरा देती है। एक स्वामी जी ये सब नहीं देख पाते हैं और जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। सीधा रेखा के पास जाकर उस पे गंगा जल डालते हैं। कुछ मंत्रों का प्रयोग करके रेखा से उस भूत को बाहर लाके उसे एक बोतल में बंद कर देते हैं। भगवान के रूप में आकर आपने मेरी बेटी को बचाया। उस स्वामी जी का धन्यवाद करके जमींदार से भी माफी मांगकर वहां से चले जाता है। एक लंबे समय पहले स्वर्णपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक नदी बहता था। हमेशा उस नदी में पानी का प्रवाह जारी रहता था और उस गांव वाले भी सिर्फ उस नदी इस नदी ने मेरा प्यास बुझाया और ये पानी भी बहुत अच्छा है। ये प्रदेश भी दिखने में बहुत सुंदर है। ऐसे सोचते रहता है जब एक औरत उस नदी के किनारे अपने मटके में पानी भरने आती है। पानी पीते उस राक्षस को देख, बाप रे, राक्षस राक्षस, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। हा हा हा, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मुझे देख कोई डर से भाग जाता है। अगर मुझे हमेशा ऐसे खुश रहना है तो मुझे इसी नदी के किनारे रहना होगा। ये सोच के वो राक्षस उस नदी के किनारे मौजूद एक पेड़ के ऊपर जाता है। उस औरत के जोर से चिल्लाने के कारण गांव वाले सारे अपने घरों से बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रही हो? ऐसे पूछने पर जो कुछ भी उसने देखा उसे बताती है। अरे डरो मत, दोपहर के समय को गर्मी में इतने दूर चल के जाने की वजह से तुम्हें ऐसे लगा होगा, बस ये तेरा वहम है। ऐसे सभी उस घटना को आसानी से लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम को 4 औरतें मटके लेके उसी नदी के किनारे पानी भरने बात करते हुए जाते हैं। वो राक्षस उस पेड़ से इन औरतों को आते देख सोचता है, वो औरतें इसी नदी के किनारे आ रहे हैं, उन्हें यहाँ आने के बाद मैं बहुत डराऊंगा। हा हा हा। ऐसे सोचकर उनके वहां आने तक का इंतजार करता है। जब वो नदी के किनारे आके मटके में पानी भरते हैं, तब वो राक्षस नदी में प्रवेश करके उसका चेहरा नदी के बाहर रख देता है। उसे ऐसे रखते हुए देख 4 औरतें जब उस राक्षस के चेहरे को देखते हैं
तो किनारे की ओर भाग चलते हैं और अचानक वो राक्षस उन औरतों के सामने आके खड़े होता है। राक्षस का डरावना अवतार देख वो औरतें डर से कांपने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे नदी से पानी लेने आए? अब से यहाँ अगर कोई पानी भरने आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह के वो राक्षस गायब हो जाता है। बाप रे, राक्षस राक्षस! ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वो चार औरतें गांव की ओर भागते हैं। उन औरतों की चीखें सुन के गांव वाले सारे बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ दीदी, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो तुम लोग? और तब वो औरतें गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। इसका मतलब दोपहर को उस औरत ने सच ही कहा था। हाँ, हमने खुद हमारी आंखों से उस राक्षस को देखा है। वो दिखने में बहुत भयानक था। तो उस नदी के पास वाकई ही एक भयानक राक्षस है। अब से कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। क्या सच में राक्षस होता है? तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, पर अगर हमने इन बातों का यकीन माना तो फिर पानी के लिए बहुत कष्ट लेना होगा। इसीलिए हम सब उस नदी के पास जाकर देखेंगे। अगर वहाँ राक्षस नहीं है तो हम हमेशा की तरह उसी नदी से पानी भर सकते हैं। हाँ हाँ सही है, वहाँ जाकर देखेंगे। ये फैसला करके सभी गांव वाले मिलकर नदी की ओर बढ़ते हैं। नदी से कुछ दूर सभी देखते हैं कि एक आदमी नदी के किनारे पे मौजूद पेड़ के नीचे झूला झूल रहा है। रुको सभी, देखो वहाँ नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे कोई झूला झूल रहा है। हाँ हाँ, वहाँ झूला झूलते हुए नजर आ रहा है। चलो जाकर देखते हैं कि उस झूले पे कौन है। और जब सभी उस पेड़ के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें बड़ा भयानक राक्षस को झूला झूलते हुए देख दंग रह जाते हैं। तो यहाँ सच में एक राक्षस है। अब से हम यहाँ पानी भरने नहीं आ सकते हैं। ऐसे फैसला करके सभी वहां से चले जाते हैं। तब से गांव वाले सारे उस तरफ जाने से ही डर जाते हैं और पानी मिलना मुश्किल हो जाने पर बहुत दुखी होते हैं। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं और गांव वाले भी कोई उस नदी के तरफ नहीं जाते हैं। हमेशा इस नदी से कोई ना कोई पानी भरने आते जाते हैं, मगर अब कोई इस तरफ नहीं आ रहा है। बहुत दिनों से गांव वालों का वहां नहीं आने पर नदी बहुत डर जाती है। ये सब खुशी से झूला झूलता हुआ राक्षस देख के कहता है, हा हा हा, ये नदी अब मेरा है। जब तक मैं यहाँ हूँ इस गांव के लोग यहाँ नहीं आएंगे। सिर्फ मैं इस नदी से पानी पी सकता हूँ। तुम भी तो इस नदी के किनारे पहली बार अपनी प्यास बुझाने ही तो आए थे। हाँ तो? पर तुम तो आभारी भी नहीं हो इस नदी का। जिस नदी ने तुम्हारी प्यास बुझाई, तुम उसी पे कब्जा करके किसी को भी पानी पीने नहीं दे रहे हो। इस गांव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और ये बात मुझे बहुत खुशी दे रहा है। अगर मुझे ऐसे ही खुश रहना है तो मुझे ऐसे सबको डराना ही होगा। नदी और राक्षस की बातें वहां से गुजर रहे एक साधु सुनते हैं। दूसरों को डरा के खुशी लेने वाले और राक्षस, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पानी ना भरने के कारण गांव वाले कितना तकलीफ ले रहे हैं? मुझे उनके तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी खुशी की पड़ी है। अपने खुशी के लिए दूसरों को बेवजह तकलीफ देने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अपने खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे सवाल करने के लिए तुम होते कौन हो? मैं किसी से नहीं डरूंगा। कम से कम उस नदी के दुख को देख के तुम्हें बदलाव नहीं आया? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। ऐसे कह के वो साधु उनकी शक्तियों का उपयोग करके उस राक्षस को श्राप देकर उसे एक पत्थर के रूप में बदल देते हैं। दूसरों को डरा के खुशी लेने वाले तुम अब दूसरों को पानी लेके खुश होते हुए देखोगे और दुखी रह जाओगे।
ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। राक्षस को श्राप देकर उसे पत्थर के रूप में बदलना वहाँ के रहने वालों में से एक देखता है और जाके सारे गांव वालों को बताता है। तब से सभी गांव वाले कोई तकलीफ के बिना नदी के पास जाके पानी लेके खुशी से जीते हैं। ये देख पत्थर के रूप में मौजूद राक्षस को उसकी गलती का एहसास होता है और नदी गांव वालों को उसके पास आके पानी भरते देख बहुत खुश होती है। एक लंबे समय पहले सिरिपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के अंत में एक गुफा था। उस गुफा में एक भूत रहती थी। जो भी उस गुफा की ओर जाता था वो भूत उसे गायब कर देती थी। इसीलिए सभी उस गुफा की तरफ जाने से भी डर जाते थे। एक दिन उस गुफा की ओर जगन नामक एक तरबूज बेचने वाला जा रहा था। तब उसे ऐसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। वो रुक के इधर उधर देखता है, मगर किसी के ना दिखाई देने पर डरते हुए चलना शुरू करता है। इतने में उसके बंडी पे लगे सारे तरबूज गायब हो जाते हैं। चारों ओर भयानक आवाजें सुनाई देते हैं। हाँ, मेरे सारे तरबूज कहाँ गायब हो गए? ऐसे डरते हुए इसके चारों ओर देखता है। मैंने ही तुम्हारे तरबूज गायब कर दिए। हा हा हा। ऐसे जोर से हंसते हुए वो भूत उसके सामने आती है। हाय भगवान, भूत भूत! ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगता है, मगर वो भूत उसे भी गायब कर देती है। उस आदमी का वापस गांव ना आने के कारण गांव वाले उस तरफ जाने से और भी डरने लगते हैं। इतना ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के गांव वाले जिसने भी ये बात सुनी है वो उस गांव को आना ही बंद कर देते हैं। इसी कारण उस गांव वाले गांव छोड़ के नहीं जाते थे और वही अपने सारे काम करते थे। एक दिन राजकुमार को शिकार करने के लिए घोड़े पे उसी तरफ से जाते हुए देख एक आदमी उन्हें रोकता है। भाई साहब, मुझे पता नहीं कि आप कौन हो, लेकिन उस तरफ मत जाओ। कृपया मेरी बात मान के दूसरी दिशा से जाओ। अरे, मुझे इसी रास्ते से जाना है क्योंकि यही जंगल से पास होगा। जल्दी से जानवर का शिकार करके घर जा सकता हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो एक गुफा आएगा। उस गुफे में एक भूत है। आज तक उस गुफे की ओर गया एक भी आदमी वापस नहीं आया। ऐसे कहने के बावजूद राजकुमार उसकी बात नहीं सुनता है और उसी तरफ से जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के मारे जब चारों ओर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस आदमी का बताया हुआ गुफा शायद यही है, लेकिन यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है। ऐसे सोचते ही रहता है जब अचानक उसके घोड़े के सामने एक भूत होती है। उस भूत को अचानक देख राजकुमार रुक जाता है। भूत भूत! ऐसे चिल्लाते हुए घोड़े से उतर के भागने लगता है जब वो भूत उसे भी गायब कर देती है। राजकुमार के शिकार से कई दिन बाद भी लौट के ना आने पर राजा जी एक विज्ञापन सभी ग्रामों को भेजते हैं कि जो भी राजकुमार को ढूंढ के सही सलामत घर पहुंचा देगा उसे उनकी जायदाद में आधा हिस्सा मिलेगा। ये जानकर साहस नामक एक आदमी राजकुमार को ढूंढने एक घोड़े पे निकलता है। उस आदमी के कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ी औरत को नीचे गिरे हुए देखता है। घोड़ा उतर के जब उनके पास जाता है तो उन्हें होश नहीं होता है। उसके पास के पानी से उनका मुंह धोके उन्हें उठाता है। सही समय में तुमने मुझे देखा है बेटा, और पानी भी पिलाया। कौन हो बेटा तुम? यहाँ से कहाँ जा रहे हो? माता, आपको तो पता ही होगा कि हमारे राजकुमार गुम हो गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ, तभी मैंने आपको यहाँ देखा। बेटा,
अगर तुमको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो इसे पकड़ के तुम जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसे उसे एक जादुई छड़ी देती है। उस जादुई छड़ी को लेके वो घोड़े पे बैठ के चले जाता है। जाते हुए साहस को एक आदमी रास्ते में रोकता है। उसे देख साहस भी रुकता है। बेटा, तुमसे पहले तुम्हारे ही तरह एक आदमी घोड़े पे शिकार करने इस तरफ आया था। मैंने उससे भी कहा कि उस तरफ एक गुफे में भूत है, पर वो फिर भी गया और अब लौट के नहीं आया। कम से कम तुम मेरी बात सुन लो, यहाँ से पीछे मुड़ के चले जाओ। हाँ, शायद मेरे पहले राजकुमार ही उस तरफ से गए होंगे। मैं भी उसी तरफ जाऊंगा तो ही उन्हें ढूंढ पाऊंगा। बेटा, क्या सोच रहे हो? चले जाओ। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर मुझे ये समझ में आया कि आप मेरे भले के लिए ही ये सब कह रहे हैं। लेकिन जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो इसी तरफ जाने पर मिलेगा। ऐसे उस आदमी से कहकर गुफे की ओर बढ़ता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर भी वो निडर होके आगे बढ़ता है। साहस, साहस। ऐसे उसे किसी का पुकार सुनाई देता है। यहाँ के लोगों को मेरा नाम कैसे पता है? किसने मुझे बुलाया? इधर उधर देखता है पर कोई नहीं दिखता है, मगर पास में एक गुफा दिखता है उसे। किसी ने तो मुझे बुलाया, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। शायद उसी गुफा में एक भूत रह रही है। ऐसे सोचता है जब वो एक परछाई को देख के पीछे मुड़ता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों हो? मैं कौन हूँ? ये कह के वो भूत उसके पास बढ़ती है। दिखने में भयानक रहने पर साहस उस भूत को देख डर जाता है और कांपने लगता है। इतने में साहस को उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ जादुई छड़ी याद आता है और तुरंत उसे अपने हाथ में पकड़ता है। इस भूत को यहाँ से दूर कोई भी मनुष्य ना रहने के जगह चले जाना चाहिए। ऐसे मांगते ही तुरंत वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है और उसके ही साथ उस भूत द्वारा गायब किए हुए सारे लोग वापस आ जाते हैं। उसमें राजकुमार को भी मौजूद देख साहस बहुत खुश होता है। साहस राजकुमार को राजा जी के हवाले करता है और जो कुछ भी हुआ उन्हें समझाता है। ऐसे राजा जी के विज्ञापन के अनुसार उनकी जायदाद में आधा हिस्सा साहस के नाम कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस भूत को दूर भिजाने के कारण उस गांव वाले भी बहुत खुश होके साहस का अभिनंदन करते हैं। तब से साहस खुशी खुशी जीता है। उस गुफे का भूत अब ना रहने पर उस गांव के लोग भी अड़ोस पड़ोस के गांव जाते हुए अपने काम करते हैं और खुशी से जीते हैं। एक दिन उसकी माँ के साथ लया भी खाना लाने गांव जाती है। गांव वाले सारे हवा में उड़ते हुए भूतों को देख घबरा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लया की माँ उसका हाथ पकड़ के जो भी उसे खाने के लिए चाहिए वो सब लेके वहाँ से उसे ले जाती है। उन दोनों को देख गांव वालों का डर जाना लया को बहुत दुखी कर देता है। मुझे आज माँ से पूछना होगा कि गांव वाले हमें देख क्यों डर रहे हैं। ऐसे सोचकर उसके माँ के पास जाती है। माँ, क्यों गांव वाले हमें देख के डर रहे हैं? क्योंकि हम भूत है लया। वो इस बात से डरते हैं कि हम उन्हें कुछ कर ना दे। अगर ये हमसे डरे तो ही हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन हम उनको कुछ करे बिना ही क्यों डर रहे हैं? ऐसे सोच में पड़ जाती है। लया, तुम कुछ मत सोचो और ध्यान से यहाँ रहो, मैं बाहर जाके आती हूँ। ऐसे कह के उसकी माँ बाहर जाती है। क्यों मेरी माँ अकेले बाहर जा रही है? मैं उनका पीछा करूंगी, तभी मुझे समझ में आएगा। ऐसे फैसला करके लया उसकी माँ का पीछा करती है। लया की माँ गांव में जाकर 3 लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ अजीब आवाजें बनाती है।
काम कर रहे लोग वो सुनते ही काम रोक के तुरंत वहां से चले जाते हैं। हा हा हा, इनका डर देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे कह के वहां से घर जाते हुए एक घर में बज्जी को तैयार करते हुए देखती है। मेरी बेटी को बज्जी बहुत पसंद है, ऐसे सोच के उस घर में घुस जाती है। हा हा हा, ऐसे जोर से हंसती है। ये सुन के वहां के सारे लोग भाग जाते हैं। सबके जाने के बाद वो भूत वहां से बज्जी लेती है। ये सब लया उसके माँ से छुप के देख लेती है और उसके माँ के आने से पहले ही घर पहुंच जाती है। लया के पहुंचने के थोड़े ही देर बाद उसकी माँ भी पहुंचती है। लया, लया, कहाँ हो बेटी? मैं तुम्हारे मनपसंद चीज लाई हूँ। माँ, अपने सबको डरा के इस बज्जी को लाया ना। मुझे इस तरह से लाए हुए बज्जी नहीं चाहिए। ये कह के लया वहां से चली जाती है। तब से वो उसकी माँ से बात करना ही छोड़ देती है। एक दिन उसकी बेटी को बहुत भूख लगने के कारण वो भूत गांव में जाकर खाना ढूंढने लगती है। इतने में उस भूत को एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जब चारों ओर देखती है तो उसे एक छोटी बच्ची अकेले रोते हुए नजर आती है। उस बच्ची के रोने पर भी आसपास के लोग उसके पास ही नहीं आते हैं। ये वो भूत सह नहीं पाती है। मेरी बेटी हमेशा अकेले ही रहती है। अगर मैं इस बच्ची को मेरे बेटी के पास लेके जाऊंगी तो वो खुश होगी और जब मुझे जोर की भूख लगेगी तो मैं इसे खा भी सकती हूँ। हाँ, ये फैसला करके वो भूत उस बच्चे के पास जाकर उसे उठाती है। उसे उठाते ही वो रोना बंद कर देती है और ये देख वो भूत खुशी से उसको अपनी बेटी लया के पास ले जाती है। बच्ची को देखते ही लया अपनी माँ के ऊपर का गुस्सा भूलकर बहुत खुश होती है। माँ, ये बच्ची बहुत सुंदर है। क्या ये हमारे ही पास रहेगी? हाँ बेटी, ये हमारे ही पास रहेगी। तब से अपनी बेटी के साथ उस बच्ची को भी लता का नाम देके उसके लिए खाना लाते हुए उसका देखभाल करती है वो भूत। कुछ दिन बाद लया की माँ को बहुत भूख लगती है। मुझे बहुत भूख लग रही है और अब मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। ऐसे सोचती ही है कि वो सोते हुए उस बच्चे को देखती है। हाँ, ये बच्ची तो है ही, अब के लिए मैं इसे खा जाऊंगी। ऐसे सोचकर भूत उस बच्चे को उठाकर खाने की कोशिश करती है जब लया उसे देखती है। माँ, आप उस बच्चे को खाने की सोच रही हो? उस सुंदर सी बच्चे को खाने का मन कैसे आ रहा है आपको? अब से उस गांव वालों को भी डराना बंद करना होगा आपको और इस बच्चे को भी कुछ मत कीजिए। ये कहते हुए रो देती है। तुम मत रो बेटी, मैं उस बच्चे को कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें जो नहीं पसंद वो मैं कभी नहीं करूंगी, ठीक है? ये बच्ची हमारी तरह भूत नहीं है। कुछ भी करके इस बच्ची को सुरक्षित रखना होगा। माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मेरे लिए कुछ भी करेंगे ना? हाँ, करूंगी। क्या करना होगा मुझे? माँ, क्योंकि ये बच्ची भूत नहीं है, आप जैसे मेरा देखभाल कर रही हैं, वैसे ही आपको इस बच्ची का देखभाल करने किसी को ढूंढना होगा। ठीक है, तुम्हारी खुशी ही चाहिए मुझको। जो तुमने कहा मैं वो करूंगी। ऐसे कह के बच्चे को लेकर गांव में जाती है। तब उसे एक घर में पति पत्नी बच्चे ना होने के कारण दुखी दिखाई देते हैं। अगर मैं उनको ये बच्ची दूंगी तो वो खुश भी रहेंगे और इस बच्ची का अच्छा ख्याल भी रखेंगे। पर अगर वो मुझे देखेंगे तो बच्चे को लेने से डर जाएंगे। हाँ, इसीलिए उनको दिखे बिना मुझे इस बच्चे को उन तक पहुंचाना होगा। ऐसे
सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये सही है। एक तरकीब निकाल के उस बच्ची को वो भूत उनके घर के दरवाजे पर छोड़ देती है और दूर से देखते रहती है। कुछ देर बाद भूख के कारण वो बच्ची रोना शुरू करती है। बच्ची की आवाज सुनते ही उस घर के लोग बाहर आते हैं। दरवाजे पे बच्ची को देख बहुत खुश होते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। ये सब उसकी माँ के साथ दूर से लाया भी देख के खुश होती है। तब से उसकी माँ गांव वालों को डराना बंद कर देती है। लाया उसकी माँ में बदलाव देख बहुत खुश होती है और तब से वो दोनों खुशी से जीवन बिताते हैं। एक गांव में कुंवारा कमल नामक एक आदमी था। उसके माँ बाप जितने भी रिश्ते उसे दिखाते थे वो उनमें कोई ना कोई खामी दिखा के रिश्ता रद्द करता था। ऐसे एक दिन जब पड़ोसी गांव में एक रिश्ते देखने जाते हैं तो लड़की को उसकी तरफ आते देख कहता है, हाँ, लड़की के चलने का ढंग ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। ऐसे वहां से सबको लेके चला जाता है। जब दूसरा रिश्ता देखने गए तो लड़की की सुंदरता देख सभी खुश होते हैं। कमल और वो लड़की जब अकेले बात करने जाते हैं तब, आप बहुत ही सुंदर हैं, आप भी। उस लड़की की आवाज सुनते ही वो वहां से भाग जाता है। कमल को देख उसके माँ बाप उसके पीछे पीछे ही चले जाते हैं। ऐसे कमल अपने माँ बाप के दिखाए हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी दिखा के मना कर देता है। कमल का ये व्यवहार उनके माँ बाप को परेशान कर देता है। कमल के रिश्तेदार और दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए कुंवारा कमल के नाम से बुलाने लगे। ये सब देख उसके माता पिता भी ठान लेते हैं कि कुछ भी करके कमल को एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ शादी करवा के ही रहेंगे और सिर्फ इसी काम में लग जाते हैं। उसी समय में एक दिन जब कमल के पिता अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें एक लड़की का तस्वीर दिखता है। उसे देख सोचते हैं, इस लड़की को कहीं तो देखा है मैंने, और उस समाचार को पढ़ना शुरू करते हैं। रिश्ता देखने आकर चाल के डंक को देख इनकार करने पर उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। हाय राम, कहीं ये मेरे बेटे के वजह से तो नहीं हुआ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, यहाँ आओ जल्दी। ऐसे उसकी पत्नी को बुला के कहता है, इस लड़की को देखो, याद आया, ये लो, उसके नीचे जो लिखा है वो पढ़ो। उनके पढ़ते हुए समय में एक तेज हवा अचानक उनके घर में आता है। इतना तेज कि पर्दे जोर से हिलते हैं, सामान नीचे गिर जाते हैं और खिड़कियां खड़खड़ाते हैं। ये देख कमल के माता पिता दोनों कांपने लग जाते हैं और डर के मारे वहीं नीचे बैठ के इधर उधर देखते हैं। सुनिए, कहीं वो लड़की भूत बन के हमसे बदला लेने यहाँ तो नहीं आएगी ना? मुझे भी उसी बात का डर है लक्ष्मी। उसी समय में कमल घर आता है। माँ, पापा, इधर देखिए। ऐसे कह के गले में हार पहने शादी करके एक लड़की के साथ आता है। दिखने में तो वो लड़की बहुत सुंदर और सुशील थी और तुरंत अपने सास ससुर को पसंद आती है, मगर पहले से ही डरे हुए उसके माँ बाप बहू को अंदर भिजवा के अखबार में देखी सारी समाचार कमल को भी दिखा के जो कुछ भी हुआ उसे समझाते हैं। नई नवेली दुल्हन अंदर जाके गले से फूल का माला निकालती है। जब अपने आप को आईने में देखती है तो एक डरावना भूत का चेहरा होता है। हा हा हा, जिस लड़के को मैंने चाहा और जिसने मुझे मेरे चलने के ढंग देख इनकार किया, उसी से मैंने खुद शादी के लिए पूछने पर मजबूर किया। अब जो मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, सबको सबक सिखाऊंगी। जब तक मैं इनसे बदला ना लूं, तब तक मेरी आत्मा यही इनके साथ रहेगी। हाँ। ऐसे फैसला करके तब से किसी को दिखे बिना आत्मा के रूप में उस बहू के देह में घुसकर सबको डराना शुरू करती है। कमल के पिता जब अखबार पढ़ रहे थे तो उस अखबार के पेजों को
तेजी से उड़ाना। कमल जब पानी पीने के लिए ग्लास लेने जाता है तो उसे दूर करना ताकि वो उसे पहुंच ना सके। कमल की माँ जब एक फूल का माला लगाती है तो इसे एक हड्डियों का माला बना देना। कमल के पिता जब अपने बाल को कंघी करते हैं तो उनके हाथों से ही उस कंघी से उनके सिर पर मारना। कमल की नींद को खराब करने उसके बगल वाले मेज पे सांप और मेंढकों को छोड़ देना। ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ करती थी। कमल के परिवार को कुछ नहीं समझ आने पर पागल हो जाते थे। जब सब मिलके बात करते हैं कि घर में हो रहे घटनाओं से कैसे बचे, तभी उनके बहू के देह में भूत घुस के लंबे बाल और डरावने आवाज से कहती है, हा हा हा, मेरे चलने के ढंग का कारण देकर मुझे ही इनकार करोगे तुम? मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए ऐसे कह दिया मैंने। कृपया हमारे बेटे को छोड़ दो, गलती हमारी है। चुप! तुम्हारे बेटे की इनकार करने पर तुम लोग भी तो मान गए। अब क्यों नाटक कर रहे हो? हाँ? जब तक मैं तुम लोगों को सबक नहीं सिखाऊंगी, मेरी आत्मा की शांति नहीं होगी। भुगतो, भुगतो! हा हा हा। ऐसे उन लोगों को अलग अलग प्रकार से डरा डरा के उनमें बदलाव लाती है। जब उसे यकीन आता है कि वो लोग उनके बहू का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तब उस लड़की का देह छोड़ के आसमान में एक तारा बन जाती है।